तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का पहला लेसन पालमपुर गांव की कहानी। हमने पूरा लेसन ये 8 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया। हमने पालमपुर गांव के बारे में जाना, उसके उत्पादन के साधन और उन उत्पादन के साधनों का 1 बाय 1 अध्ययन किया और उसके बाद हमने उसके क्या जाना, अधिशेष उत्पादों की बिक्री और पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाएं। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको करने हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। कुछ प्रश्नों के बारे में तो मैंने आपको बीच में ही बता दिया कि किस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम्स में जिसे कि आपको सॉल्व करना है, और कुछ प्रश्न आपकी किताब में पीछे भी दिए हुए हैं, देखा ना आपने, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चों पहला प्रश्न है पालमपुर की जो अवस्थिति है, उसका क्षेत्र है, जो कि हमने परिचय के बारे में देखा था, उसमें से है कि भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हर 10 साल में एक गांव का सर्वेक्षण होता है, उसकी जनसंख्या, उसकी स्थिति, सबके बारे में जाना जाता है। तो पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। ये जो पूरी जो तालिका है वो आपको आपकी बुक में दी हुई है, मैं इसको 1 बाय 1 बताऊंगी। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि पालमपुर की अवस्थिति आपको बतानी है। तो आप क्या बताएंगे अवस्थिति में कि पड़ोसी और गांवों और कस्बों से ये क्या हुआ है, पालमपुर बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। हमने बताया था ना कि पालमपुर रायगंज से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आसपास के जो कस्बे हैं, गांव हैं, उनसे भी पालमपुर सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिस पे बहुत सारे परिवहन के साधन चलते हैं, बात की थी ना हमने। तो निकटतम छोटा कस्बा कौन सा है, शाहपुर है, और बड़ा गांव कौन सा है, रायगंज। ठीक है, कस्बा तो कौन सा है, शाहपुर, हमने बात की थी, और जो गांव है बड़ा वो कौन सा है, रायगंज। तो ये हो गई इसकी पालमपुर की अवस्थिति। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या पूछी है, दूसरी पूछी है गांव का कुल क्षेत्र। तो हमने बात की थी कि गांव में जो कुल क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जो सिंचित है, कुछ क्षेत्र ऐसा है जो कि असिंचित है, और कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ की घर बने हुए हैं या फिर खाली पड़ा हुआ है या स्कूल्स हैं, वो हो गया बाकी क्षेत्र। तो किस प्रकार से हैं वो, तो 200 हेक्टर जो क्षेत्र है वो तो सिंचित है, 50 असिंचित है, और ये 26 हेक्टर है जो कि बाकी है। तो इस प्रकार से 200, 50 और 26 कितना हो गया कुल क्षेत्र, 276 हेक्टर। तो आपको आंसर लिखना है इसमें कि गांव का जो कुल क्षेत्र है वो कितना है, 276 हेक्टर। ठीक है, अब इसमें तीसरी स्थिति पूछी हुई है कि भूमि का उपयोग, जैसे कि हमने अभी बता दिया कि सिंचित कितनी है, असिंचित कितनी है, 26 इसने आपको दी हुई है। देखो मैंने बताया था निवास स्थान है, तालाब है, चारागाह है, स्कूल्स और ये हॉस्पिटल्स, वो है 26 हेक्टर में। तो आपको वही फिल करना है, सिंचित कितनी है और असिंचित कितनी है। तो कितनी है, जो सिंचित भूमि है वो तो है 200 हेक्टर और असिंचित है 50 हेक्टर, और इस प्रकार से जो शेष है वो 26। तो कुल हो गई ना आपकी कितनी, 276 हेक्टर। तो गांव की कुल ज़मीन कितनी हो गई, 276 हेक्टर, और उसको इस प्रकार से डिवाइड किया है, सिंचित, असिंचित और शेष भूमि। ठीक है बच्चों, अब अगली चीज़ पूछी है कि सुविधाएं कौन कौन सी हैं। हमने बहुत अच्छे से बताया था कि शैक्षिक सुविधाएं कैसी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मार्केट कैसा है, सिंचाई कैसी है, बात की थी ना हमने। तो सुविधाओं में सबसे पहले आता है शैक्षिक। तो शैक्षिक सुविधाएं कैसी हैं, एक उच्च विद्यालय है और 2 क्या हैं, प्राथमिक विद्यालय, बात की थी हमने। इसके बाद चिकित्सा, एक तो है सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, और इसके साथ है एक निजी औषधालय, दवाखाना। ठीक है, बाज़ार, तो यहाँ का बाज़ार एक सुविकसित बाज़ार है जहाँ पर दुकानदार हैं, हमने बात की थी कि दुकानदार हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है बिजली पूर्ति। तो पालमपुर के अधिकतर घरों में क्या है, बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। हमने कहा था ना कि पालमपुर में बिजली आई हुई है, उसी से क्या होती है, सिंचाई होती है। इसके बाद है संचार, तो सड़कों और परिवहन की सुविकसित प्रणाली हमने विभिन्न कहानियों के माध्यम से जाना था कि वहाँ पर भैंसा गाड़ी भी चलती है। इसके अलावा मिष्टी लाल है वो अपना गुड़ भी बेचता है, तो परिवहन के साधन चलते हैं। इसके बाद है निकटतम कस्बा कौन सा है, शाहपुर। बड़ा गांव तो कौन सा है, रायगंज, और कस्बा है शाहपुर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया पूरा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं, आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है
कि जो आधुनिक विधियों में कई चीज़ों की आवश्यकता होती है आगतों की। अब याद आ रहा है कुछ कि मैम ने क्या बताया था? मैंने बताया था ना कि आधुनिक विधियों में बहुत सारे यंत्रों की, मशीनरों की, रासायनिक उर्वरकों की, कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे बनते कहाँ हैं? ये सारे निर्माण उद्योगों में बनते हैं। तो इसका आंसर आपके लिए हाँ ही होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं? निर्माण उद्योगों में बनती है। उद्योग धंधों में तो ही बनकर आएगी आपकी। ट्रैक्टर है या फिर और कोई मशीनरी, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है। इसके अलावा उर्वरक भी उद्योगों में बनते हैं। तो कीटनाशक भी कहाँ बनते हैं? उद्योग धंधों में। तो इसीलिए उद्योग धंधों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर यही है कि हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखानों में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए, एचआईवी बीजों को अधिक पानी चाहिए, इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं, ट्रैक्टर और थ्रेशर है बच्चों, ये इसको आप थ्रेशर लिखिएगा कि ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनें भी प्रयोग की गई है। एचवाईवी बीजों की सहायता से गेहूं के पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा रखी हैं, बता रखी हैं। आपको केवल इनको बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है, जो कि यहाँ पर आंसर दे रखा है। और अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूँ, अधिशेष गेहूँ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लेंगे कि हाँ, हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की है? ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि बिजली आने से क्या हुआ? सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ। जहाँ पहले कुओं से रहट द्वारा निकाल ले जाता था पानी और बहुत मेहनत लगती थी, और अब क्या हो गया? जो बिजली है उसके कारण सिंचाई की सुविधा हो गई और नलकूपों से सिंचाई की जाने लगी और सिंचित क्षेत्र भी बहुत अधिक बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर है कि बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों और विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली के प्रसार ने कैसे सहायता की? अब ये 1 बाय 1 बताएगा आपको कि इसमें पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता की। इससे पहले वो क्या करते थे? रहट द्वारा सिंचाई करते थे, जो कि अब अधिक प्रभावशाली हो गया, और बिजली की सहायता से अब वो क्या करने लगे? अधिक बड़े क्षेत्र में नलकूपों से प्रभावशाली तरीके से सिंचाई करने लगे। इसके बाद बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान, पहले तो कभी कभी मानसून पर निर्भर करते थे, अब पूरे वर्ष के दौरान वो फसलों को सींच सकते हैं। मानसून की बरसात पर उन्हें निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मानसून की बरसात कैसी होती है? अनिश्चित होती है, जबकि सिंचाई में वो मन करे तब भी उसको सींच सकते हैं जब भी उन्हें आवश्यकता हो। बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों और चिंताओं से मुक्ति मिल गई। पहले रहट द्वारा निकालते थे तो उनको परिश्रम तो लगता ही था ना, अब उससे भी उनको मुक्ति मिल गई। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि मानसून तो अनिश्चित होता है, इसलिए सारी फसलें क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं, उत्पादन कम होता है, अधिशेष कम होता है और किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो सिंचाई करना महत्वपूर्ण है ना, तो इसमें हाँ ही आंसर आएगा। देखिए कि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भारत में मानसून की बरसात कैसी, जैसे मैंने बताया था वही आंसर है ना, उसको बस आपको इस तरीके से लिखना है कि अनिश्चित और भ्रमणशील है। कृषि की भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वो थोड़ी भूमि, यहाँ बेटा थोड़ी भूमि आएगा, थोड़ी भूमि में, कि थोड़ी भूमि में ही क्या कर पाते हैं? अधिक उत्पादन कर पाते हैं हम। यदि उनको सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो कम भूमि में अधिक उत्पादन हो पाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि का वितरण, मैंने आपको समझाया था ना कि किस प्रकार से 450 परिवार है उनको भूमि मिली हुई है। कुछ को तो 2 हेक्टेयर, कुछ तो ऐसे ही जिनको मिली ही नहीं है, अर्थात वो भूमिहीन है। कुछ ऐसे हैं जिनको 2 हेक्टेयर से कम मिली है, कुछ ऐसे हैं जिनको 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, और कुछ ऐसे हैं जिनको कि 10 हेक्टेयर तक भी मिली है। तो वही क्लासिफिकेशन यहाँ दे रखा है कि भूमिहीन परिवार तो 150 हैं, जो कि अधिकांशतः क्या हैं? दलित हैं। इसके बाद 2 हेक्टेयर से कम वाले 180 और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले 95, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले कितने हो गए? 25। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कुल कितने परिवार हो गए? 450 परिवार। तो आपको इसी तरीके से सारणी बनाकर आनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि क्या है कि वहाँ पर मजदूर तो हो गए अधिक और वो कम मजदूरी पे भी क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो बड़े किसान हैं वो क्या सोचते हैं, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो जो सबसे कम मजदूरी मांगता है वो उसको ही लगा लेते हैं। इसीलिए पालमपुर में मजदूरी क्या है, कम है। हम देखते हैं इसका आंसर यही है कि पालमपुर में खेतीहर मजदूरों में काम करने के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा, इसलिए लोग कम दरों पर ही मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे आप इसका आंसर, आप नोट भी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। बच्चों आप एक चीज़ ध्यान देना कि आपने अभी तक 8 में पढ़ा था, एसएस तो पढ़ा था, एसएस भी और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि आपको आंसर डायरेक्टली देना होता है कि आपके चैप्टर में चीज़ें दी हुई हैं, आपको उसका आंसर लिखना होता है। लेकिन यहाँ जब आपको सीबीएसई पैटर्न मिल रहा है तो इसमें क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें अवलोकन से भी देखनी है। जो भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो अवलोकनों के आधार पर भी होंगे। जैसे कि इसमें ही बोला है कि आप 2 श्रमिकों से बात कीजिए, वो इसीलिए था कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा तो आप आसपास के श्रमिकों के बारे में भी तो जाने कि हाँ, जो आपके आसपास जो श्रमिक रहते हैं, आप जिन श्रमिकों को जानते हैं उनकी स्थिति क्या है। तो वही हम देखते हैं कि खेतों में काम करने या विनिर्माण कार्य में करने वाले मजदूरों में से किसी को भी चुनें, कोई भी मजदूर हो सकता है, वो आप जिसको चुनते हैं उन्हें कितनी तो मजदूरी मिलती है। आप उनसे पूछें कि उस कितनी मजदूरी मिलती है, उन्हें नकद पैसा मिलता है। हमने बात की थी ना कि मजदूरी 2 रुपये में दी जाती है, या तो नकद के रूप में या वस्तु के रूप में। या वस्तु में क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या फिर वो कर्ज में है। जो सारी बातें हमने लेसन में डिस्कस की थी वही उसने क्वेश्चन में पूछी है। तो वो आप अपने तरीके से इसका आंसर लिख ही देंगे कि आपने पूछा उनको क्या मजदूरी मिलती है। अब जैसे मैंने पूछा उसका आंसर आप देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से, तो हमारे क्षेत्र में मैंने रामदयाल और लक्ष्मी 2 खेतीहर मजदूर हैं उनसे पूछा, क्योंकि एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं, कुछ निर्माण हो रहा है, भवन निर्माण हो रहा है या फिर मंदिर निर्माण हो रहा है, जो भी है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। मजदूरी के रूप में उनको केवल 70-80 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नकद मिलती है, मजदूरी तो उन्हें नकद मिलती है, कोई वस्तु के रूप में नहीं मिलती, लेकिन केवल कितनी मिलती है, 70-80 रुपये। और उनमें वे अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, मतलब जब भी काम होता है, निर्माण उद्योग चलते हैं, कुछ निर्माण हो रहा होता है, तभी उनको काम मिलता है, अन्यथा उनको काम नहीं मिलता। क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए क्या होते हैं, राजी। यदि उनको डेली काम मिल जाए तब तो उनकी मजदूरी भी अधिक हो जाए, लेकिन क्या होता है, काम मिलता नहीं है तो उनको जो मजदूरी मिलती है वो उसी पे कार्य करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है इसलिए वो किस में डूबे हुए हैं, कर्ज में। उन्हें घर की आवश्यकताओं के लिए पैसे तो चाहिए, मजदूरी तो मिलती है कम और वो भी नियमित रूप से नहीं मिलती, इसलिए वो किस में डूबे हुए हैं, कर्ज में। कम मजदूरी के कारण बड़ी कठिनाई से परिवार का वो भरण पोषण कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप अपने लेवल पे 2 श्रमिकों से बात करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि एक ही फसल पर एक ही भूमि पर अधिक उत्पादन करने के लिए पालमपुर में 2 प्रणाली हमने पढ़ी थी, एक तो बहुविध और दूसरी आधुनिक कृषि विधि। तो वही इसका आंसर आएगा कि उत्पादन बढ़ाने के तरीके बहुविध फसल प्रणाली की भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में अधिक फसलें उगाना, उसे बहुविध फसल प्रणाली। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम कितनी फसल उगाते हैं, 2 हमने बात की थी ना, खरीफ और रबी की। पिछले 15 से 20 वर्षों से कई लोग तीसरे फसल के रूप में भी आलू उगाते हैं, तीसरी फसल भी उगाते हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी कि कुछ भूमि पर गन्ना भी उगाया जाता है। तो आधुनिक कृषि तरीकों का प्रयोग, दूसरा क्या था, इसको आप सेकंड में लिख सकते हैं। पहला तो बहुविध हो गया, दूसरा हो गया आधुनिक कृषि तरीके। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि को अपनाते हैं। हरित क्रांति के दौरान अपनाया था, जिससे कि गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा था। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, HYV बीज, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर और थ्रेशर का प्रयोग भी किया गया, जिससे जुताई और फसल की कटाई क्या हो गई, आसान से हो गई और उन्हें प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर से बढ़कर कितना हो गया, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए, मतलब ये भी बता रहे हैं कि यह आधुनिक कृषि विधि से बहुत अधिक उत्पादन हुआ, जिससे कि उन्होंने उत्पादन का
से अधिशेष अधिक हुआ और उसको बाजार में बेचकर लाभ भी कमाया। तो इस प्रकार से दो विधियों के बारे में जैसा कि हम चैप्टर में अध्ययन कर चुके थे वही सारी चीज़ें लिख लेंगे आप इसका आंसर। आप इसको नोट भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 हेक्टर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। अब 1 हेक्टर का जो भूमि है वो कम होती है। हमने बात की थी ना कि जिसके पास 2 हेक्टर से कम भूमि है वो कैसा किसान है, छोटा किसान है। तो वो किस प्रकार से अपनी खेती करता है वो यहाँ जानते हैं कि कैसे करता है। कि जो भूमि को मापने की मानक इकाई है वो हेक्टर होती है। हमने अभी तक सब जगह यही बात की थी कि इतने हेक्टर भूमि है, इतने हेक्टर बड़े किसानों के पास होती है, इतने हेक्टर छोटे के पास होती है। तो ये हेक्टर क्या होता है, ये होता है 100 मीटर की भुजा वाला जो वर्गाकार भूमि का टुकड़ा है वो होता है हेक्टर। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि हेक्टर क्या होता है, 100 मीटर की भुजा वाला वर्गाकार भूमि का टुकड़ा। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि जो 1 हेक्टर है, जिसके पास एक किसान है जिसके पास 1 हेक्टर भूमि है, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कि वो छोटा किसान है, इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का क्या नहीं कर पाएगा, वो प्रबंध ही नहीं कर पाता। इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 35 या 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में भी काम करना होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक किसान है जिसके पास 1 हेक्टर की ज़मीन है, वो किस प्रकार से काम चलाता है। तो बड़े किसान के पास 35 या 40 रुपये में वो काम करने भी जाता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता तो ना उसके पास इसके लिए ज़रूरी साधन है, ना बीज है, ना खाद है, ना कीटनाशक खरीदने के उसके पास पैसे हैं। आधुनिक कृषि विधियों के उसके पास पैसे ही नहीं है क्योंकि उसके पास पूंजी की व्यवस्था है ही नहीं। एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपकरण और कार्यशील पूंजी भी नहीं है। बेटा ये उपकरण है, ठीक है। इन सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी या साहूकार से क्या लेना पड़ता है, ऊंची ब्याज दरों पर उधार लेना होता है। हमने बात की थी ना कि उनके पास होता नहीं है, बहुत सारी आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना होता है। सविता की कहानी याद है ना, उसमें हमने यही देखा था। वो क्या करते हैं, फिर व्यापारी साहूकारों जो भी हैं उनके पास जाते हैं और ऊंची ब्याज दर पर वो ऋण लेते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती है कि वो कर्ज में डूब जाए। वो ऋण लेंगे, उनके पास उत्पादन होगा नहीं प्रॉपर, तो वो क्या होंगे, कर्ज में डूब जाएंगे। तो सदैव उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण ये रहता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न होते हैं। तो हमने बात की थी ना पूंजी की व्यवस्था के बारे में। यदि आप उसको खोलेंगे अपने पार्ट्स को तो आपको ध्यान आ जाएगा कि पूंजी की व्यवस्था ये आई थिंक है, ये है 6 पार्ट। आप 6 पार्ट में देख सकते हैं कि पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से। तो हमने बात की थी कि जो छोटे किसान होते हैं वो तो पूंजी की व्यवस्था के लिए बड़े किसानों से ऋण लेते हैं, जबकि जो बड़े किसान हैं उनके पास खेती में इतनी बचत होती है कि उसी बचत से वो अगले वर्ष के लिए अपना उत्पादन कर पाते हैं। तो यही आंसर इसमें लिखा हुआ होगा कि आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मझोले और बड़े किसानों को कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरे और अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी प्राय कैसी होती है, अधिक, क्योंकि वो अधिक ब्याज दर पर देती हैं इनको ऋण। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले में बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पूंजी की व्यवस्था ही नहीं होती है। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, आप इसको नोट भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए हम। अगला क्वेश्चन है कि सविता को किन शर्तों पर, बेटा यहाँ भात की जगह आएगा शर्तों, आपके बुक में है भी ये क्वेश्चन, किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला है, क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। तो बच्चों हमने पढ़ी थी ना सविता की कहानी और तेजपाल सिंह की कहानी कि तेजपाल सिंह तो ऋण देता है जबकि सविता ऋण लेने वाली है। तो उसको किन शर्तों पर ऋण देता है वो जो तेजपाल सिंह, तो हमने देखा था कि वापस यहाँ शर्तों लिख देती हूँ मैं यहाँ ताकि आप गलती ना कर पाएँ
कि सविता है उससे वो 24% की दर से क्या करता है, ऋण देता है उसको तेजपाल सिंह। और क्या शर्त रखता है, कुछ याद आ रहा है सविता की कहानी में? तो वो शर्त रखता है कि ब्याज दर पर 4 महीने के लिए, केवल 4 महीने के लिए पैसा देता है, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर पर उसके खेतों में काम करने के लिए भी क्या हो जाती है, सहमत हो जाती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिए जाने वाला ब्याज यदि बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था, यदि वो बैंक से जाती, यदि यही पैसा लेने के लिए, उधार लेने के लिए, तो बैंक से जो उसको ब्याज मिलता वो बहुत कम दर पर मिलता, क्योंकि बैंक क्या करती है, अलग अलग सेक्टर्स में क्या करती है, ऋण को बांटती है। और जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में तो उसकी जो ब्याज दर है वो बहुत कम होती है। जहाँ पर वो तेजपाल सिंह 24% की ब्याज दर ले रहा है, तो बैंक में तो ये ब्याज दर और भी बहुत कम होती। तो यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती और उसकी हालत निश्चय ही इससे अच्छी हो पाती, ना तो वहाँ वो मजदूरी करने के लिए मजबूर होती और बहुत कम ब्याज दर पर उसको ऋण भी उपलब्ध होता। लेकिन सविता कहाँ जाती है, तेजपाल सिंह के पास ही जाती है, वो बैंक में नहीं जाती है। तो इसका आंसर भी आप आसानी से लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए, पिछले 30 वर्षों में सिंचाई के और उत्पाद के तरीके में हुए परिवर्तनों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। अब आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी होंगे या फिर आपके आसपास पड़ोसी में भी कोई बड़ा होगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से पहले सिंचाई की जाती थी और अब सिंचाई की जाती है। जैसे हमने बताया था कि परंपरागत में तो कुओं से रहट के द्वारा पानी निकाला जाता था, बहुत मेहनत लगती थी और उत्पादन भी बहुत कम हो पाता था। लेकिन जो आधुनिक कृषि विधियाँ आई हैं उसमें तो बहुत परिवर्तन हुआ है, बिजली आ गई है, उससे सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है, नलकूप लग गए हैं और नलकूपों से सिंचाई व्यवस्था की जा रही है, जिससे उत्पादन भी बहुत अधिक हुआ है। तो यही इसका आंसर होगा कि पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन से मुझे पता चला। आप इसका आंसर इसी तरीके से लिखेंगे कि तुम्हें क्या पता चला, कि 30 वर्ष पहले खेती के पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। किसान अपने खेतों को बैलों की सहायता से जोतते थे, सिंचाई की बहुत अधिक सुविधाएं नहीं थी, वे मानसून की बरसातों पर निर्भर रहते थे जो कि बहुत अनियमित होती थी। रहट को उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु तकनीक में प्रगति के साथ किसानों सिंचाई के लिए नलकूप लगवा लिए, HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लगे। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर और मशीनों का प्रयोग, आधुनिक मशीनरी का प्रयोग हुआ। तो वही यहाँ पर आपको लिखना है, जिससे जुताई और फसल कटाई को तेज कर दिया। तो जो पुरानी तकनीक थी उससे तो उत्पादन कम होता था और काम भी बहुत स्लो होता था, और जो नई तकनीक आई है उसमें आधुनिक मशीनरी, कीटनाशकों, उर्वरकों से उत्पादन भी अधिक होता है और काम भी बहुत फास्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी संक्षिप्त सूची बनाइए। अब आपके क्षेत्र में जो भी गैर उत्पादन आप कार्य देख रहे हैं, कृषि कार्य को हटाकर जो भी कार्य हैं वो कैसे हैं, गैर कृषि क्रियाएं हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक सेवा क्षेत्र है, अर्थात टीचिंग भी क्या है, एक गैर कृषि कार्य है। इसके अलावा आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो भी क्या है, गैर कृषि कार्य। आपके आसपास जो दुकानदार हैं वो भी गैर कृषि कार्य हैं। आप जो भी लोग सूचना सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं वो भी गैर कृषि कार्य। तो इस तरीके से आपको पूरी एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिख दिया डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ई, ये सभी किस में आते हैं, गैर कृषि उत्पादन कार्यों में आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सरल है, कृषि कार्य को छोड़कर जो भी उत्पादन कार्य हो रहा है वो उसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। हमने देखा कि जो पालमपुर गांव है वहां पर 25% जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो हमको भी यही देखना है कि जो वहां पर और अधिक जनसंख्या को कृषि क्षेत्र से निकलकर गैर कृषि कार्यों में हम कैसे ला सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हमारे गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिसमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल हैं, किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि क्या है, स्थिर है। तो वही भूमि उन सबको पालन नहीं कर पाती है। तो और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके। जैसे कि डेयरी, जैसा कि हमने पढ़ा था, डेयरी है, विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी है, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षिक कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएं की जा सकती हैं। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं। किसान खेती करता है तो खेती में हमेशा तो बैठा नहीं रहता, तो वो खेती के लिए फसल उगा दी, तो उसके अलावा वो पशुपालन, डेयरी और भी कुछ काम कर सकता है।
जब उसके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए गैर कृषि कार्य बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और इनको याद करते रहना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे। और आपके जो पार्ट में जो मैंने पार्ट पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बार बार क्वेश्चंस बताए थे कि आप इसका आंसर इस तरीके से लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए। तो आप ये सारी बातों को तो ध्यान रख ही रहे होंगे। तो बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने 9 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। इसमें हमने पालमपुर गांव की स्थिति, वहाँ उत्पादन के साधन, रोजगार, कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं, इसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ा है। तो बच्चों, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके 9th में इकोनॉमिक्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके साथ आपको वापस अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।